आइए आज बात करते हैं 498 आईपीसी की धारा होती क्या है। ये धारा कब लगती है, इस अपराध के मामले में सज़ा और जमानत कैसे होती है। शायद ही आपने 498 के बारे में सुना होगा, लेकिन आजकल इस धारा का इस्तेमाल और दोनों प्रयोग दोनों प्रकार से बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इस धारा के बारे में विस्तृत जानकारी आइए इस वीडियो में देखते हैं। हमारे देश में शादीशुदा महिलाओं को उनके पति द्वारा या पति के परिवार वालों द्वारा प्रताड़ित करने के मामले काफ़ी देखे जाते हैं। कभी कभी किसी महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है, तो कभी किसी अन्य कारण से। इस प्रकार के अपराधों को रोकने के लिए और महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कुछ आवश्यक कानून बनाए गए थे। आप देखते हैं इसके बारे में कि आईपीसी की धारा 498 होती क्या है। आईपीसी की धारा 498 के कानून के अनुसार यदि किसी महिला का पति या उसके पति का कोई भी रिश्तेदार उस महिला के साथ क्रूरता, मारपीट करना, परेशान करना या मानसिक रूप से या किसी अन्य प्रकार से परेशान करता है, उस व्यक्ति पर आईपीसी 498 के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा सकती है। इस धारा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि किसी ऐसी स्त्री की रक्षा करना जिसको उसके पति और उसके रिश्तेदार द्वारा किसी प्रकार से प्रताड़ित किया जाता हो। यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता है तो वो अपनी पत्नी के साथ क्रूरता करने के अपराध का दोषी होता है। लेकिन यहाँ मेन चीज़ यही है कि इसमें आपको प्रूव करना पड़ेगा जिसके खिलाफ क्रूरता हुई है। सिर्फ आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा, ये आप ध्यान देने योग्य बात है। इस 498 धारा लगती किस मामलों में है, इसका अब विस्तार से विश्लेषण किया जाता है। धारा 498 का इस्तेमाल इन अपराधों के लिए किया जाता है। अब इनके बारे में विस्तार से चलिए बात करते हैं। अगर किसी महिला का पति अपनी पत्नी को आत्महत्या के लिए प्रेरित करता है तो इस धारा के लिए दोषी होता है। अगर किसी महिला का पति या उसके पति का कोई रिश्तेदार उस महिला से दहेज की मांग करता है, दहेज ना देने के कारण उसे परेशान करता है, उस व्यक्ति पर धारा 498 के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा सकती है। यदि किसी विवाहित स्त्री की संतान नहीं हो रही है, उसे संतान न होने के कारण ताने मारे जा रहे हैं या उसके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार या मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है, तो उसमें 498 लग सकता है। रोजाना गृह क्लेश के कारण किसी महिला के साथ मारपीट किए जाने पर भी 498 लगाया जा सकता है। सबके लिए जानना जरूरी है कि यदि कोई व्यक्ति दहेज के लिए किसी स्त्री को सताता है या परेशान करता है तो उसके तहत आईपीसी 498 के तहत मुकदमा यह आता है। लेकिन यदि किसी महिला की शादी के 7 साल के अंदर किसी संदिग्ध हालत में, जैसे कि करंट लग जाने के कारण, कहीं से गिर जाने के कारण, जल जाने के कारण मृत्यु हो जाती है, तो 498 का प्रयोग न कर दहेज एक्ट डाउरी एक्ट लगाया जाता है। आईपीसी के 498 के अपराध के उदाहरण क्या है, इसको उदाहरण से समझेंगे तो हम लोग ज़्यादा समझ पाएंगे कि होता क्या है 498। एक लड़की की शादी एक व्यक्ति से हो जाती है। शादी के कुछ महीने तो सब ठीक रहता है, लेकिन उसके बाद उसके पति के घर वाले लड़की के साथ मारपीट करने लगते हैं। लड़की के पिता द्वारा दहेज ना दिया ना कहकर उसको रोज़ाना प्रताड़ित किया जाता है। एक दिन सबसे परेशान होकर महिला अपने पति और उसके घर वालों के खिलाफ पुलिस में शिकायत कर देती है। पुलिस के द्वारा महिला के पति या पति के घरवालों के खिलाफ धारा 498 के शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की जाती है। आपको धारा 498 के तहत अपनी सुरक्षा कैसे करनी चाहिए। यदि आप या कोई महिला को पता है कि दहेज के कारण क्रूरता या उत्पीड़न के अधीन भारतीय दंड संहिता के धारा 498 के तहत केस किया गया है, अन्यथा महिला के पति या रिश्तेदारों के द्वारा विवाह के निर्वाह के दौरान उसके बाद भी उस महिला को न्याय और सुरक्षा पाने का अधिकार है। यदि कोई महिला ऐसी क्रूरता से गुजर रही है तो उसे भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 498 के तहत पति या उसके रिश्तेदारों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने का अधिकार है। पति और ऐसे रिश्तेदारों पर आरोप लगाया जाएगा। इस धारा के तहत आपराधिक या प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन यहाँ खास देने वाली बात मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि सिर्फ आरोप लगाना या FIR दर्ज कराना ही सिर्फ काफ़ी नहीं होगा। इसके लिए सारे साक्ष्य आपके पास होने चाहिए कि आप उसको प्रूव कर सकें। इसमें पहला स्टेप होता है कि 498 के तहत आपके साथ FIR होती है। तो नॉर्मली जब 498 की FIR होती है तो उसके साथ जो हमारे मानवर लोग हैं उनके कहने पर 323, 504, 506 अवश्य लग जाती है, और 7 साल के अंदर है तो और धाराएँ भी लगा दी जाती हैं। लेकिन ये ध्यान देने की बात है, अगर किसी महिला के साथ न्याय हो रहा है तो उसको FIR जरूर करनी चाहिए, अपना शोषण करने से बचना चाहिए। लेकिन किसी के कहने पर सिर्फ FIR नहीं करा देनी चाहिए। चाहे किसी महिला के साथ अन्याय हो रहा हो, चाहे वो शारीरिक, मानसिक या यौन क्रूरता हो जो उसके अधीन रहती हो, तो उसे अपराधियों से संपर्क करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। न्याय पाना उसका अधिकार है, उसको उस अधिकार को कोई नहीं ख़त्म कर सकता है। एक अच्छा क्रिमिनल वकील को हायर करने के साथ ही
पहला कदम एफआईआर दर्ज कराना होता है, तो पुलिस उसकी एफआईआर दर्ज करेगी। अगर वो बाई चांस पुलिस स्टेशन जाने की स्थिति में नहीं है तो रिश्तेदार या दोस्त के द्वारा उसको एफआईआर करा सकती है, नहीं तो 100 नंबर पर डायल करके वो एफआईआर दर्ज करा सकती है। कई बार पुलिस घर पे भी आके एफआईआर कर लेती है, लेकिन नॉर्मली आपको पुलिस स्टेशन ही जाना पड़ता है। इसकी ट्रायल कैसे होता है 498 का? जब आपकी एफआईआर होती है तो पहला कदम सूचना रिपोर्ट होती है, एक प्राथमिक पूरे मामले में होती है। एफआईआर के बाद फिर जांच अधिकारी जो कि आयो रहता है, तथ्यों और परिस्थितियों की जांच, साक्ष्य का ग्रहण और व्यक्तियों अनावश्यक कदमों की जांच के बाद आधारित जांच पूरी करता है और जांच तैयार करता है। मजिस्ट्रेट के समक्ष आरोप पत्र जब चार्जशीट फाइल होती है तो उसमें देखा जाता है आयोग द्वारा कि इसमें कितने लोग वाल हैं। फॉर एग्जांपल अगर 5-6 लोग में वाल हैं, उसमें सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ साक्ष्य पाया जाता है तो एक व्यक्ति के खिलाफ साक्ष्य चार्जशीट फाइल होती है, 4-5 आदमियों का नाम हट जाता है। उसके बाद न्यायालय के सामने जिसने एफआईआर की है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस, जिसको कहते हैं, सारे कोर्ट के सामने थे। न्यायालय के सामने तर्क वितर्क होता है, आरोपों का निर्धारण होता है और जिसके खिलाफ चार्जशीट होती है उसके आरोपों को फ्रेम कर दिया जाता है। आरोपों का आरोपित होने के बाद अगर अभियुक्त कहता है कि उसके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है तो सामने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि सबूत, प्रूफ ऑफ बर्डन जिसने एफआईआर की है उसके ऊपर होता है। सारे के सारे दस्तावेज को माननीय न्यायाधीश महोदय के सामने देने होते हैं ताकि वो प्रूव कर सके उसके साथ कुछ हुआ है। फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होता है उसका, जिसके खिलाफ आपने साक्ष्य किया है, अब एफआईआर की है, उसके द्वारा क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। फिर जिसके खिलाफ एफआईआर आपने की है और अभियुक्त के पास कोई सबूत हो बचाव में तो वो अपने ही सारे साक्ष्य कोर्ट में जमा करता है। उसके बाद और कोई गवाह होगा तो गवाह अपनी तरफ से निकाला जाता है और फिर उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। लास्ट में फाइनल आर्गूमेंट होता है कि जज साहब के सामने कि क्या क्या आपके अंतिम मौखिक तर्क हैं। उसके बाद न्यायालय का निर्णय आता है, आपको दोषी ठहराया जा सकता है या दोषी से आपको दोषी नहीं है, अभियुक्त को बरी किया जा सकता है। तो अगर दोषी ठहराया जाता है तो सज़ा सुनाई जाती है, सज़ा है तो कितनी होगी वो न्यायालय के ऊपर होता है, और नहीं है तो आप छूट जाएंगे। और अगर आप दोषी ठहराए गए तो आप उच्च न्यायालय में भी जा सकते हैं। उसमें डेट स्पेसिफिक हो जाता है कि आपको 90 डेज़ का टाइम दिया जाता है कि आप उच्च न्यायालय चले जाएँ। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है, इतना छोटा प्रोसेस नहीं है। मैं हमेशा ही कहना चाहूँगा कि अगर कोई भी दहेज पीड़न का शिकार हो रहा है तो उसको अवश्य एफआईआर करानी चाहिए और उसको लड़ना चाहिए, लेकिन किसी के कहने पर मात्र ही वो आप किसी के खिलाफ़ कोई भी एफआईआर मत कराइए। इससे ज़िंदगी ही ख़राब होती है और कुछ नहीं होता है, मिलना कुछ नहीं होता है। अनटिल अनलेस आपके साथ सही में अपराध हुआ है तो आप जो अवश्य लड़िए, क्योंकि 498 में आपको नॉर्मली ज़मानत, जिसके खिलाफ आपने एफआईआर की है, जिसका नाम चार्जशीट में बसता है, उसको नॉर्मली ज़मानत मिल जाती है और फिर डेट पे डेट लगती रहती है। और अगर लकी रहे तो हो सकता है आपका केस 8-10 साल में ख़त्म हो जाए, या तो नहीं भी ख़त्म हो, ये भी हो सकता है। तो 490 का दुरुपयोग भी बहुत किया जाता है छोटी छोटी बातों पर। जैसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, सिर्फ पतियों उनके रिश्तेदारों से बदला लेने के लिए या ब्लैकमेल करने के लिए 498A, 323, 5000, 506 की धाराएँ लगा दी जाती हैं। ये समझने वाली बुराई है। बात है यहाँ पर कि सिर्फ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार इस पर टिप्पणी की है कि इस तरह से एक लीगल टेररिज्म है ये, इस तरह से इसका दुरुपयोग सबसे ज़्यादा होता है और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का दुरुपयोग सबसे ज़्यादा होता है कि अक्सर जो 80-90 साल के बुजुर्ग माता पिता हैं, दूर के रिश्तेदार जिससे कभी रहते भी नहीं साथ हैं, उनको भी गलत तरीके से फंसा दिया जाता है। अधिकतर मामले छोटे पाए जाते हैं और जो सामने वाला व्यक्ति है वो बाइज्जत बरी हो जाता है। तो अगर सामने वाला बाइज्जत बरी हो जाता है तो उसमें उसके खिलाफ आपने इतने दिन तक जो परेशान किया वो कैसे सहेगा। तो इसमें मैं आप आता हूँ कि एक झूठे मामले में खुद की रक्षा कैसे की जाए। मानहानि के लिए सूट कानूनी सहारा मानने के लिए आपको उपलब्ध है। यदि कोई महिला क्रूरता के झूठे आरोप के माध्यम से आपको या रिश्तेदारों की छवि और प्रतिष्ठा को खराब करने का प्रयास करती है तो उसमें मानहानि का मुकदमा किया सकता है। आपराधिक साजिश का मामला 120B के तहत भी चलाया जा सकता है। गलत साक्ष्य के लिए कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। CRPC 90 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। काउंटर मुकदमा किया जा सकता है।
और आपराधिक धमकी के बारे में काउंटर शिकायत की जा सकती है, संवैधानिक अधिकारों की पुनर्स्थापना की बात की जा सकती है। कानूनी सलाह अच्छी लीजिए, हमेशा एक अच्छा वकील से आप कीजिए ताकि आपका सही में मार्गदर्शन हो सके। कंप्रोमाइज़ में मत आइएगा कभी भी। एक सज़ा मेरी है, लोग अधिक सोचते हैं कि पैसा दे के छूट जाए, नहीं। अगर आपने गलती नहीं की है तो आपको किसी प्रकार की कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए और डेट पे डेट नहीं लगना चाहिए। आपको कोर्ट में जाना है, हर डेट पे जाना है और साइन करना है और तब आना है बाहर। किसी की मत सुनिए। कोई अगर ग्राहक आपको बोलता है कि कोर्ट मत आओ तुम बच जाओगे, ये सब गलत सलाहें हैं। आपको कोर्ट में जाना है, अपना पक्ष रखना है, अच्छे वकील के साथ जाना है, अपना पक्ष रखना है, सारे साक्ष्य आपके पास होने चाहिए। साक्ष्य इकट्ठा एक फाइल बना लीजिए, उसमें सारे साक्ष्य डालते रहिए, कभी ना कभी काम आएंगे। और अगर इस तरह से आप करेंगे तो आप डेफिनेटली, अगर आपने कुछ नहीं किया है तो छूट जाएंगे, और जिन्होंने कुछ किया है तो उनको सजा मिलेगी। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।